हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज अपन प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो सॉल्व करते हैं उसी में 2018 नीट का फिजिक्स का जो पेपर है उसको बच्चों अपन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन पेपर वो आपको दिखता रहेगा, आपसे यही उम्मीद है कि आप भी साथ में इसको सॉल्व करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नहीं आए तो फिर आप उसके सॉल्यूशंस देख लेना। इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे पेपर को एक साथ सॉल्व करें जिससे कि पूरी फिजिक्स आपकी रिवाइज हो। हैं टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो, वरना फुल सिलेबस टेस्ट मानते हुए इसको दीजिए और पूरी फिजिक्स की प्रैक्टिस इससे आपकी हो जाएगी। आइए बच्चों तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। जो पहला क्वेश्चन है इसका सीरियल नंबर 136 है, क्योंकि 2018 में ये जिस कोड का पेपर हमने लिया था उसमें लास्ट आपको पेपर फिजिक्स का दिया हुआ था, तो उसी हिसाब से हमने नंबरिंग कर रखी है। इसमें क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बच्चों, पहला ये क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का दिख रहा है मेरे को, है ना, और एमईसी से भी रिलेट कर सकते हो इसे आप। क्वेश्चन ने बोल रखा है करंट सेंसिटिविटी आपको दे रखी है। करंट सेंसिटिविटी मतलब कि जब धारा आती है, करंट आता है, तो जो उसका कांटा होता है वो कांटा कितना सेंसिटिव होता है, वो कितना फड़फड़ाता है, उसी को पढ़े लिखे लोग क्या बोलेंगे भैया, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की दे रखी है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर करंट जब आता है तो 5 डिवीजन का स्केल में डिफ्लेक्शन आ जाता है, ऐसा कुछ इसने रीडिंग बोल रखी है। फिर बोल रखी है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो बोल रखी है 20 डिवीजन पर वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट के लिए 20 डिवीजन, 1 वोल्ट के लिए 20 डिवीजन तक ये कांटा घूम जाता है। हिंदी में भी ये सवाल आप देख सकते हैं। और इसमें बोल रखा है यही कि धारा सुग्राहिता दे रखी है 5 डिवीजन प्रति मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन ये घूम जाता है। और कोणीय विक्षेप दे रखा है ये 20 डिवीजन पर वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट में 20 डिवीजन ये घूम जाता है। अपने को क्या चाहिए, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस चाहिए। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला एक ही है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अगर आप लगा देंगे ना तो अपने पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए इसको आसानी से सॉल्व कीजिए आप। यहाँ पे ये बताइए मेरे को कि 1 मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है बच्चों। 10 की पावर -3 एम्पियर से 5 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो बताइए 1 डिवीजन में कितनी धारा आती होगी, 1 डिवीजन में कितना करंट आएगा, 10 की पावर -3/5 इतना आएगा। बच्चों 1 डिवीजन का आपके पास करंट है, क्या यहां से आप 1 डिवीजन का पोटेंशियल निकाल सकते हो, 1 डिवीजन का विभवांतर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। बताइए 20 डिवीजन के लिए 1 वोल्ट, तो 1 डिवीजन में विभवांतर या विभव कितने का आ जाएगा, 1/20 का। देखिए मैंने 1 डिवीजन के लिए सारी चीजें निकाल ली हैं। 1 डिवीजन में करंट इतना है, 1 डिवीजन का V इतना है, V और I है अपने पास, R आ जाएगा। ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1 डिवीजन के लिए। बताइए 1 डिवीजन में V कितना है, 1 डिवीजन का V था 1/20, तो 1/20 लिख लेना। 1 डिवीजन में धारा या करंट कितना है, 10 की पावर -3/5, 10 की पावर -3/5 और R, V इक्वल्स टू आई आर। ये आप अगर लगा देंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 5 से इसे कैंसिल करेंगे, ये 4 आ जाएगा बच्चों, और R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, R की वैल्यू ये 4 उधर चला जाएगा, है ना, या 10 की पावर -3 नीचे आ जाएगा, तो R की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1000/4। 10 की पावर -3 नीचे आएगा, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 1000/4 आ जाएगा। 1000/4 ये आपको मालूम है बच्चों कितना हो जाएगा, 250 ओम के बराबर। 250 ओम मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना उसमें कोई प्रीसेट फॉर्मूला नहीं है
है ना। वरना लोग बाग क्या करेंगे, आप इसके सॉल्यूशंस देखोगे तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड है कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो पढ़ाता भी नहीं हूं मैं और वो याद भी नहीं कराता हूं। आप हर क्वेश्चन के अगर फॉर्मूले याद करने बैठ जाओगे ना तो नीट में सवाल होंगे नहीं आपसे। जनरली कोई भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ रहा है ना तो ये V = IR से हो जाएगा, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने बोल रखा था कि 5 डिवीजन में इतना करंट आता है तो 1 डिवीजन में करंट निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वोल्टेज दे रखा था कि 20 डिवीजन में वोल्टेज इतना होता है तो 1 डिवीजन का वोल्टेज निकाल लो। तो 1 डिवीजन का आपके पास वोल्टेज है, 1 डिवीजन का आपके पास करंट है, V = IR लगाइए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि 250 ओम आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आइए, ये पहला सवाल हो गया है। इसी में अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 137th नेक्स्ट क्वेश्चन है। 137th क्वेश्चन 137th क्वेश्चन मेरे को MEC का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का दिख रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ लेना। मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, बच्चों मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया गया है। मास पर यूनिट लेंथ M/L दिया गया है 0.5, यूनिट में लिख नहीं रहा हूँ। इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक नत्तल है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये नत्तल है, इंक्लाइन प्लेन है, इस पे हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में एक तार को रखा गया है। तो ऐसे तार को रख दिया गया है ना, ये तार ऐसे रखा गया है, इस तार को ऐसे रख गया। इसमें करंट किधर है, चलो आगे पढ़ते हैं। विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट ऑफ 0.25। अब इसमें क्या है, 0.25 टेस्ला इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है। क्वेश्चन ने बोल रखा है चुंबकीय क्षेत्र वो ऊर्ध्वाधर दिशा में दिया हुआ है, और इट इज नॉट अलाउड टू स्लाइड। बच्चों ये साम्य अवस्था में रहती है, रॉड फिसलती नहीं है, रॉड स्टेशनरी रहती है या क्षण स्थिर रहती है। तो अपने को ये सवाल सॉल्व करना है। आप ये बताइए इसको गिराना कौन चाहेगा। नीचे की तरफ mg लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ mg लगेगा। mg का इधर घटक, mg का इधर कंपोनेंट सबको याद ही है, mg sin थीटा आएगा, mg sin थीटा नीचे कंपोनेंट आएगा। अगर ये इसे नीचे गिराना चाहेगा तो इसे रोकेगा कौन, कोई ना कोई फोर्स ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, इसमें करंट, आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी है बच्चों, ILB है ना, IL×B से तुम करंट मतलब फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, IL×B के बराबर, समझ रहे हो। तो अब आप ये बताओ मेरे को कि L×B की डायरेक्शन आपको निकालनी है, B ऊपर की तरफ है ना। तो अगर मैं करंट बाहर मान लेता, B ऊपर रहता, तो ILB का डायरेक्शन इधर आ जाती। अब ILB अगर इधर आता ना तो ILB का कंपोनेंट नीचे आ जाता, तब तो ये नहीं रुकता ना। तो मैं यहाँ पे करंट मान लेता हूँ अंदर की तरफ, करंट मैंने अंदर की तरफ मान लिया, क्रॉस में करंट मान लिया। अब मेरे को ये बताओ, अगर करंट क्रॉस में होगा तो करंट अंदर की तरफ, B ऊपर, तो ILB मैग्नेटिक फोर्स इधर, तो इस डायरेक्शन में लगा ILB, तो ILB का ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा ILB cos 30 डिग्री। क्यों आ जाएगा कंपोनेंट, ये एंगल 30 डिग्री है, और अगर ये स्टेशनरी है, अगर ये साम्य अवस्था में है तो आप दोनों को बराबर कर दो। नीचे क्या लग रहा था, mg sin 30, और ऊपर क्या लग रहा था, ILB cos 30। यहां से करंट की वैल्यू निकाल लो, I की वैल्यू यहां से दिख रही है मेरे को, mg/LB tan 30 डिग्री, mg/LB और tan 30। बच्चों यहां से आंसर आ जाएगा। M/L की वैल्यू 0.5 है, 0.5 लिख देना, G की वैल्यू 10 है, 10 लिख देना, B की वैल्यू 0.25 है, 0.25 लिख देना, tan 30 आपके पास आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से ये आप आंसर निकाल सकते हो। पॉइंट और ये 5 कैंसिल करोगे तो कुल मिला के कितना आ गया, 5/25, 5/25, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आ गए, और नीचे √3 और है, तो ये 20/√3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 को कैंसिल करोगे तो 20/√3 आ गया। 20/√3 मतलब बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 11.32, क्योंकि ये 1.7 होगा, और 1.7 को 10 से गुणा करते तो 17 आता, मतलब थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस, अच्छे सवाल हैं, नोट्स में भी ये सब सवाल करवाए हुए हैं आपको।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और इस क्वेश्चन में डायरेक्शन करंट की दी नहीं थी, डायरेक्शन करंट की पूछता तो हम बता देते कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मानोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे मानोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, वो बता सकते थे अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंडक्टर के लिए बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है इंडक्टर मतलब ये EMI AC पार्ट आ गया है। और इंडक्टर के लिए नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को पावर लॉस पूछा हुआ है, तो ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट AC का क्वेश्चन आ गया। AC के क्वेश्चन में पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पावर का फॉर्मूला होता था VRMS IRMS इंटू cos phi, ये फॉर्मूला होता था बच्चों। VRMS को आप क्या लिख सकते हो? VRMS को चलिए VRMS रहने दीजिए। IRMS को आप क्या लिख सकते हो? VRMS अपॉन Z, क्योंकि V इक्वल्स टू IZ होता है, तो I की जगह क्या लिख सकते हो? V बाय Z, VRMS अपॉन Z। cos phi पावर फैक्टर शक्ति गुणांक होता है, वो R बाय Z होता है, तो R बाय Z आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? VRMS का स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इंटू R, VRMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए VRMS कितना है ना? तो बच्चों यहाँ पे ये V की इक्वेशन दे रखी है, V इक्वल्स टू 10। ये 10 क्या होगा? ये तो पीक वैल्यू होगी। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करोगे तभी VRMS आ जाएगा। तो VRMS तो आ गया 10 बाय √2 का स्क्वायर, VRMS आ गया 10 बाय √2, है ना। 10 तो क्या है? पीक वैल्यू है, अधिकतम मान है, उसको √2 से भाग करो तो RMS मान या वर्ग माध्य मूल मान आएगा। R रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, तो ये 50 ओम आ जाएगा अपॉन Z का स्क्वायर। ठीक है, नीट में मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, कैलकुलेशन मुश्किल होती है। अब यहाँ पे Z निकालना पड़ेगा। Z की फॉर्मूला होता था Z इक्वल्स टू रूट के अंदर आता था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R की वैल्यू तो है ही आपके पास, R की वैल्यू तो 50 है। XL की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों? XL की वैल्यू होती थी ओमेगा L। ओमेगा कितना है? 10 साइन ओमेगा t। ओमेगा की वैल्यू 314 दे रखी है, तो 314। और L की वैल्यू आप देखोगे तो 20 मिली हेनरी, यानी 20 इंटू 10 की पावर -3। ये XL हो गया है। XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होती थी, 1 अपॉन ओमेगा 314 है। C की वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड है, 100 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, 10 की पावर -6। अब मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, XL XC R सब है आपके पास, समझ रहे हो। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू 50 है, R की वैल्यू 50 है आपके पास। तो बच्चों R की वैल्यू 50 यहाँ पे रख सकते हो, XL रख सकते हो, XC रख सकते हो, यहाँ से Z आ जाएगा आपके पास। और ये जो Z आएगा, इस Z की वैल्यू यहाँ पे रख के आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर इसका सेकंड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक रटा रटाया फॉर्मूला है। पावर या शक्ति का फॉर्मूला होता है बेटा जी VRMS IRMS cos phi। इसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको बस पेन चलाते हुए चलना है। और नीट के पेपर के लिए मेरा सजेशन ये है, ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करने चाहिए, क्योंकि इस एक सवाल को करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। उतने 5 से 6 मिनट में आप बायो के शायद 2 या 3 सवाल कर लोगे। तो जब पूरा पेपर हो जाए तब ऐसे सवाल करना, जो आते तो पूरे हैं लेकिन जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। और अगला सवाल अपन 139 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 139 नंबर का क्वेश्चन। 139 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा जाता है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। लेकिन जब करंट आएगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है? जब करंट आएगा तब वो मैग्नेट बनेगी, जब करंट नहीं आएगा तब वो मैग्नेट नहीं है। और प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि डायमैग्नेटिक
या प्रतिचुंबकीय की जो छड़ होती है, रॉड होती है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दोगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जब शुरुआत में तो रॉड ऐसे ही पड़ी हुई है कैसे भी, जब ये पोल्स बनेंगे, जब इसमें करंट आएगा तो करंट आते ही वो रॉड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसने बोला है कि वो एनर्जी कहाँ से आई, ऑब्वियसली करंट से ही आई है, क्योंकि अगर करंट नहीं होगा तो ये मैग्नेट ही नहीं होंगे। करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब वो मैग्नेट बनी इसलिए क्योंकि करंट है, तो करंट आएगा, करंट से मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर वर्क करेगा, उसको जिधर भी मूव कराना है मूव कराएगा। तो कहाँ से आई ये मोशन की एनर्जी, करंट सोर्स से ही आई है। सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 140 नंबर का क्वेश्चन, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। म्यू की वैल्यू आपको बेटा जी √2 दी गई है और रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री मान लीजिए, और अब बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म फ्रॉम अदर सरफेस। ठीक है, एक सरफेस को इसने क्या कर रखा है, मिरर बना दिया है, और दूसरी सरफेस से लाइट एंटर कर दी है। मान लीजिए यहाँ से ये लाइट एंटर करी है ना, और कितने एंगल पे एंटर करी, आई एंगल पर, यही तुम्हें निकालना है। क्वेश्चन ने बोल रखा है रिट्रेस इट्स पाथ। ये लाइट जब अंदर जाएगी तो उसी पथ पर वापस लौटती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। रिट्रेस कब करेगी अपने पाथ को, जब वो अभिलंब पर जाएगी, जब नॉर्मल जाएगी। तो नॉर्मल पर जाएगी तो नॉर्मल से ही वापस आ जाएगी। तो ये नॉर्मल पर गई और नॉर्मल से ही वापस आ गई। इसका मतलब कितने एंगल पर ये भिड़ी होगी इससे, 90 डिग्री पर। बच्चों ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल तो 180 डिग्री होता है। और अगर ये एंगल 60 हो गया तो इस एंगल को 30 होना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 था। स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। बाहर के लिए 1 sin i और अंदर के लिए √2 sin 30। μ1 sin i1 इक्वल्स टू μ2 sin i2। sin i की वैल्यू आ जाएगी √3 बाय, मतलब √2 बाय sin 30 1/2 होता है, यानी 1/√2। पर जो sin i 1/√2 है, तो 1/√2 कितने एंगल पे आता है, 45 डिग्री पे आता है, इसलिए 45 डिग्री इस 140 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है ऑप्टिक्स का, ये सॉल्व हो जाना चाहिए था आपसे पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 141 नंबर का क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 2-4 पॉइंट्स ही याद करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये 2-4 पॉइंट्स याद होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन E क्रॉस B की डायरेक्शन में होती है, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। वेलोसिटी आपको दे रखी है v i कैप। आई कैप मतलब आई कैप लिख लो। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है y एक्सिस में। y मतलब j कैप, यहाँ से b नहीं निकाल सकते आप बच्चों, j क्रॉस k ही तो i होता है, तो ये b वेक्टर k कैप आ जाएगा। k कैप मतलब प्लस z डायरेक्शन, j क्रॉस k ही तो i होता है। i j k का सर्कल बनाते थे अपन, तो j क्रॉस k की वैल्यू ही i होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष में होगा, प्लस z, मतलब 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगले सवाल में बच्चों आपको बोला गया है 142 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है अगेन बच्चों। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और कॉनकेव मिरर दिया गया है। कॉनकेव मिरर दिया गया है, तो मिरर फॉर्मूला होता था 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब शुरुआत में क्या बोल रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट 40 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 15 है। ऐसा कुछ कॉनकेव मिरर होगा।
और 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। इमेज कहाँ बनेगी? 1/v पता नहीं, 1/u, u की वैल्यू -40 आ जाएगी बच्चों, इधर है ना, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही होगी, साइन कन्वेंशन देखोगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आगे वाली डायरेक्शन तो प्लस, पीछे वाली डायरेक्शन माइनस। फोकल लेंथ भी इधर ही आएगा तो वो भी -1/15। फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही आएगी क्योंकि इसका इधर ही तो आएगा सेंटर भी, तो ये माइनस आ रहा है। बोलो यहाँ से v निकाल लो बच्चों, 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1/-40 उधर गया तो कितना आया? 1/40 -1/15। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो नीचे तो आ जाएगा 40 × 15 और ऊपर आ जाएगा 15 - 40, 15 - 40 मतलब -25, है ना। और 5 से इसे कैंसिल करो, 5 से इसे कैंसिल करोगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24, v1 की वैल्यू आ गई -24। तो पहली इमेज कहाँ पे बनेगी? -24 पे, इधर ही बनेगी लेकिन 24 पे बनेगी। बाद में बोला गया है कि इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अब मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को 20 और अपन मूव कर देते हैं। पहले यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, अब 20 सेंटीमीटर और आगे आ गया, तो अब मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रह गया? 20 दूरी पर ही रह गया। अगर यहाँ से 20 आगे ले आए तो वापस से मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f। अब इमेज कहाँ पे बनेगी पता नहीं, लेकिन अब u की वैल्यू -20 लिख देना क्योंकि 20 तुम मिरर की तरफ आ गए हो, माइनस साइन कन्वेंशन के कारण, और फोकल लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो नेगेटिव ही है। यहाँ से 1/v2 लिख लेता हूँ, उसकी वैल्यू 1/20 - 1/15 आ जाएगी। 1/20 इधर जाके प्लस में आ जाएगा, कितना आ गया 1/v2? नीचे एलसीएम आएगा 20 × 15, ऊपर -5 आ जाएगा, 15 - 20 -5, तो v2 की वैल्यू मेरे को दिख रही है -60 क्योंकि 5 से ये 3 आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा, 20 × 3 60 आ गया, -60। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हुआ ये कि ये मिरर था, पहली इमेज कहाँ पे बनी? 24 दूरी पर, इसी तरफ बनी है इसीलिए -24, है ना। बाद में -60 पे बनी, मतलब इधर ही बनी लेकिन 60 पे बनी। तो फिर ये बताइए इमेज कितनी शिफ्ट हो गई? इमेज यहाँ से यहाँ 36 सेंटीमीटर, 36 कैसे? 60 - 24, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर मिरर से दूर चली गई। पहले 24 पे थी, अब 60 पे चली गई, तो 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ऑप्टिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हाँ बच्चे डरे रहते हैं तो मुश्किलात होती हैं, तो फॉर्मूले लगाइए, आंसर आ जाया करेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वो देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसी इंडक्टर में। बच्चों इंडक्टर या प्रेरकत्व की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ बस यही आंसर है। एनर्जी दे रखी है 25 मिली, 25 × 10⁻³ ½ L, और I की वैल्यू दे रखी है 60 मिली, तो ये इसका आंसर है। इसमें L निकालना है। नीट के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप देख ही रहे, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं। नीट में डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन मुश्किल, और कुछ नहीं। बता दो यहाँ से L की वैल्यू बता दो, 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 × 10⁻³ 50 × 10⁻³ ये नीचे आके कितना हो जाएगा? 60 × 60 और 10⁻³ × 10⁻³, क्योंकि इसका स्क्वायर था ना तो नीचे इसको 2 बार लिख दिया मैंने। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया बच्चों, एक ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। L की वैल्यू दिखेगी 5000/360, क्योंकि 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो 5000, एक 0 से ये 0 भी कैंसिल कर दो, तो बच्चों 500/36, तो 10 से तो बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि 36 × 10 क्या होगा? 360 होगा, तो 10 से बड़ा कोई आंसर दिख रहा है क्या? 13.89 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फॉर्मूले याद करने हैं अपने को, फॉर्मूले याद होंगे तो हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट नीट 2018 में 144 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों 144 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अगेन है मैटर वेव्स का, मॉडर्न फिजिक्स में आता है। इलेक्ट्रॉन का मास m मानना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 i कैप माननी है। ये इलेक्ट्रॉन का मास m,
इसकी वेलोसिटी v नॉट, वो भी आई कैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस ई नॉट, विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डायरेक्शन में है। बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और मेरे को याद है कि माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वो फील्ड के अपोजिट लगता है, तो फील्ड पीछे की तरफ है तो इस पे फोर्स आगे लगेगा। समझ रहे हो क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा नेगेटिव चार्ज पे, ऋणात्मक आवेश पे विद्युत क्षेत्र का बल क्षेत्र के विपरीत लगता है, तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आगे की तरफ लगा। फोर्स होता है Q इंटू ई के बराबर, और फोर्स को तुम एम ए लिख सकते हो, तो ये E इंटू ई आ जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन एम। एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, आगे वेलोसिटी भी है, धक्का भी आगे लग रहा है, एक्सेलरेशन होगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 18 लगा देते हैं आप, तो बाद में वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी ई अपॉन एम इंटू टी। भाई ये हमारे पास v आ गया, या v नॉट कॉमन लेने के बाद v नॉट 1 प्लस ई टी अपॉन एम वी नॉट, ये हमारे पास किसी समय t की वेलोसिटी आ गई। बच्चों शुरुआत में डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट दे रखी है शुरुआत में, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन एम वी नॉट, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती थी लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, पी की वैल्यू एम वी नॉट शुरुआत में। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, अब नई वेवलेंथ, कुछ समय बाद, तो मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, हमें जो लैम्डा चाहिए वो आ जाएगा h अपॉन एम और v। कुछ समय बाद वेलोसिटी ये हो गई, तो ये लिख लिया मैंने v नॉट और 1 प्लस ई टी अपॉन एम वी नॉट, ये कुछ समय बाद का वेवलेंथ हो जाएगा। इसमें h अपॉन एम वी नॉट, h अपॉन एम वी नॉट को लैम्डा नॉट लिख सकते हो, तो इस सब की जगह लैम्डा नॉट आ जाएगा, बाकी ये नीचे रहेगा। तो ऊपर लैम्डा नॉट ये दिख रहा है, और नीचे 1 प्लस ई टी बाई एम वी नॉट, 1 प्लस ई नॉट टी बाई एम वी नॉट, यही आंसर आ जाएगा सेकंड इस क्वेश्चन का। समझ रहे हैं आप? ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा नॉट हो जाएगी, और ये सब डिवीजन में है, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, बट हाँ उसके शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन कर सकते हो जो सिंगल चॉइस के आते हैं, आगे के सवाल नीट के काम के नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट 145 नंबर के क्वेश्चन पे आए। अगेन ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इक्वेशन होती थी E इक्वल्स टू K प्लस फाई। E मतलब कितनी एनर्जी आ रही है, K मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, फाई मतलब कार्यफलन। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी है 2v नॉट, तो एनर्जी को h इंटू आवर्ती या फ्रीक्वेंसी वो 2v नॉट दे रखी है। बच्चों वेलोसिटी उसने दे रखी है v1, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस फाई, फाई होता है कार्यफलन या वर्क फंक्शन, उसने v नॉट दे रखा है दहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो h v नॉट। बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जब आपतित आवर्ती इंसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी इसने कर दी 5v नॉट, तो अब एनर्जी हो जाएगी h इंटू 5v नॉट। एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू एफ या h इंटू न्यू। बाद में काइनेटिक एनर्जी, बाद में वेग v2 हो गया, तो गतिज ऊर्जा हाफ m v2 स्क्वायर लिख देना, और कार्यफलन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वर्क फंक्शन वही है। बच्चों यहाँ से इस इक्वेशन से मेरे को हाफ m v1 स्क्वायर की वैल्यू h v नॉट दिख रही है, क्योंकि ये h v नॉट इधर जाएगा तो 2h v नॉट माइनस h v नॉट कितना हो गया, वो h v नॉट हो गया। और यहाँ से मेरे को हाफ m v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख रही है बताओ, ये h v नॉट इधर जाएगा तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4h v नॉट। बच्चों इनका रेशियो ले लो, अनुपात ले लो, रेशियो लोगे तो m/2 से m/2 कैंसल, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर वो 1/4 आ जाएगा, v1 बाय v2 कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि तुम दोनों तरफ रूट लोगे तो ये v1 बाई v2 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है नीट में, 2018 से पहले भी कई बार आ चुका है ना, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों अपन।
नेक्स्ट आया 146 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों 146 नंबर का क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का है। इसमें बोल रखा है हाफ लाइफ 10 मिनट है, हाफ लाइफ है 10 मिनट। इफ इनिशियली देयर आर 600, शुरुआत में 600 नाभिक हैं, 600 न्यूक्लियस हैं। टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट 450। बच्चों 450 डिसइंटीग्रेट करने, 450 क्षय करने। अगर 450 गायब हो जाएंगे तो बाकी कितने रहने चाहिए? लास्ट में 150 बाकी रहने चाहिए। बताइए 600 को एक हाफ लाइफ दोगे तो आधे बाकी रह जाएंगे, और 300 को एक और अर्धायु दोगे तो इसके भी आधे बाकी रह जाएंगे। यानी यहां से यहां तक आने में आपको कितना समय लगेगा? 2 अर्धायु या 2 हाफ लाइफ का। एक हाफ लाइफ 10 मिनट की है तो 2 हाफ लाइफ 20 मिनट की हो जाएंगी। 20 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मॉडर्न के क्वेश्चन हमेशा बहुत आसान आते हैं, देख लेना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 147 पे आ गए हैं। बताइए 147 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 147 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ रखा है। बीच में जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो बीच में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, या ग्रेविटेशन की बात करूं तो बीच में सन होता है और आसपास प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। ये बाउंडेड सिस्टम है, ये कहीं जा नहीं रहा है ना, तो इनकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, है ना। तभी इनकी बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी वो हम देंगे तो ये मुक्त होकर चले जाएंगे। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, ये हमें मालूम है। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है। हमसे रेशियो पूछा है किस किस का? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, क्योंकि एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, इसलिए आंसर सेकंड तो हो नहीं सकता, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा, ये आपको जरूर पता होगा कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का परिमाण या मैग्नीट्यूड सेम होता है। टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का परिमाण मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, तो रेशियो 1:1 आना चाहिए, लेकिन माइनस लगा देना यहाँ पे, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हम 2-2, 3-3 चैप्टर्स में पढ़ाते हैं आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग? ये हम कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं आपको। और होती कितनी है टोटल एनर्जी इसकी? -k Q1 Q2/2R। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो, ग्रेविटेशन में -g M1 M2/2R। और काइनेटिक इतनी होती है, पोटेंशियल काइनेटिक भी इतनी होती है, टोटल भी इतनी होती है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 148 नंबर के क्वेश्चन की, 148 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको चीजें याद आ जाएंगी तब। अनपोलराइज्ड लाइट, बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट आई म्यू सरफेस पे, और पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, उस पे पता लगा कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई और जो रिफ्रैक्ट हुई, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। बच्चों अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ब्रेविस्टर एंगल है, और अगर ये ब्रेविस्टर एंगल है तो आपको याद होगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाएंगी और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ब्रेविस्टर एंगल है, फिर ब्रेविस्टर एंगल अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 149th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 149th यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आ गया है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या बोला हुआ है कि डी की वैल्यू दे रखी है आपको 2 मिलीमीटर, लैम्डा का यूज किया गया है जिससे हमें डी बिटवीन द स्क्रीन और स्लिट 100 है। इट इज फाउंड एंगुलर विथ ऑफ द फ्रिंजेस इज 0.2। बच्चों बीटा की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा डी बाई डी, जो आपको कितनी रखी है? 0.2। यहाँ से लैम्डा डी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, यानी लैम्डा डी की वैल्यू आ जाएगी 0.4 मिलीमीटर। अब बोलता है कि आपको 0.21 करना है इसे, तो लैम्डा डी बाई डी 1 मान लेता हूं, इसको मेरे को 0.21 करना है। लैम्डा डी की वैल्यू मैं 0.4 निकाल चुका हूं, तो 0.4 बाई डी 1
इक्वल्स टू 0.21, D1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.4/0.21। अब 0.21 अगर ये 0.2 होता तो आंसर 0.2 आ जाता, लेकिन 0.2 से बड़ा नंबर है तो आंसर 0.2 से थोड़ा सा छोटा आएगा। 0.2 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1.9 आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। और 2 से थोड़ा सा छोटा, देखिए यहाँ पे अगर इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, अगर 0.4/0.2 होता तो आंसर 2 आ जाता, लेकिन अब तुमने 0.2 से नंबर बढ़ा दिया है तो आंसर 2 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1.9 इसका आंसर आ जाएगा। कभी नीट में मुश्किल सवाल नहीं आते, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो, आंसर सारे सही आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अपन अगले सवाल में 149 के बाद क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है। आपको एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दिया हुआ है, लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है f0/fe। बच्चों अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा करोगे तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी ज़्यादा आएगी। और हाई एंगुलर रेजोल्यूशन, बच्चों जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो A के प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर रिजॉल्विंग पावर को विभेदन क्षमता को भी आप बढ़ाते हो तो फिर डायमीटर या व्यास भी बड़ा होना चाहिए। हमसे यही पूछा गया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बताइए, आप अभिदर्शक लेंस के बारे में आप बताइए कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी और उसकी डायमीटर भी ज़्यादा होगी। लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज डायमीटर, उसकी फोकल दूरी भी अधिक होगी और व्यास भी बड़ा होना चाहिए। 2 फॉर्मूले लगाओगे आंसर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले से क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और नेक्स्ट 151 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। 151 नंबर का क्वेश्चन बच्चों हीट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि मैक्सिमम वेवलेंथ पहले लैम्डा नॉट थी, फिर उसको 3 λ0/4 कर दिया गया, तो पावर NP हो गई, तो N की वैल्यू कितनी होगी। पहले स्टीफन्स लॉ बच्चों बताइए। स्टीफन्स लॉ होता है E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। E की यूनिट होती थी वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ से तुम्हें पावर निकालनी है तो पावर T की पावर 4 इंटू A के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, क्योंकि मीटर स्क्वायर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही फॉर्मूले निकाला करो। केवल रेडिएशन के चैप्टर में आप स्टीफन्स लॉ याद कर लो, बाकी फॉर्मूले निकाल देना। यहाँ से मेरे को समझ में आया पावर T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। फिर ये बताइए जो लैम्डा था उस लैम्डा को तुमने कहाँ से क्या कर दिया, लैम्डा नॉट से 3 λ/4 कर दिया, मतलब कि लैम्डा 3/4 टाइम्स हो गया। लैम्डा 3/4 टाइम्स हो गया। लैम्डा है मेरे पास, मेरे को टेम्परेचर चाहिए। लैम्डा और टेम्परेचर के लिए वीन्स लॉ होता था, लैम्डा और टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर लैम्डा तुमने 3/4 किया है तो टेम्परेचर 4/3 टाइम्स हुआ होगा। टेम्परेचर हुआ होगा 3/4, मतलब 3/4 टाइम्स अगर लैम्डा किया है तो टेम्परेचर इनवर्स रेशियो में 4/3 टाइम्स हो गया होगा। और टेम्परेचर अगर 4/3 टाइम्स हो गया तो नई पावर 4/3 की पावर 4 आ जाएगी। 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 का स्क्वायर 256 और 3 की पावर 4 81, इतने टाइम्स हो जाएगी। तो यही n की वैल्यू है 256/81। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, रेडिएशन के सारे कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आप 152 की तरफ आइए। 152 क्वेश्चन में बोला हुआ है, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। 2 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन ने बोला हुआ है सेम मटेरियल। हाईलाइट कर लेना चाहिए, लिखा तो हुआ ही था, पेपर में हाईलाइट कर लेना। इस तरीके से पेपर सॉल्व करा रहे हैं कि आपको भी समझ में आए कि क्या क्या कैसे कैसे लिखते हैं हम, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सेम मटेरियल का दिया हुआ है और सेम वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम भी सेम है। एक का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, एक का 3 है, एक का एरिया A है, एक का एरिया 3A है। फर्स्ट वायर एंड द सेकेंड वायर 3 है। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा L। बच्चों पहले वॉल्यूम पे आ जाओ, आगे नहीं पढ़ते हैं अपन। मैं इसकी लेंथ L मान लेता हूं। वॉल्यूम होता है A इंटू L, वॉल्यूम होता है A इंटू L। बेलन या सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² L।
वायर एक सिलेंडर ही होगा, एक बेलन ही होगा, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम यही होगा A इंटू एल। अब वॉल्यूम सेम है दोनों का, बताइए इसका वॉल्यूम कितना दिख रहा है, A इंटू एल, तो इसका वॉल्यूम भी तो A इंटू एल आना चाहिए था, तो इसकी लंबाई मेरे को L/3 माननी चाहिए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या वॉल्यूम A इंटू एल आ गया, आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या वॉल्यूम A इंटू एल आ गया, आ गया। तो अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैंने वॉल्यूम सेम कर लिया पहले। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है कि डेल्टा एल लेंथ बढ़ती है फोर्स F लगाने पे। कोई फॉर्मूला सोचो जिसमें फोर्स और डेल्टा एल आए। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये ऊपर आ गया है ना। क्वेश्चन ने बोल रखा है चलो पहले वाले में डेल्टा एल लेंथ बढ़ी जब फोर्स F लगाया, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, हमें फोर्स बताना है, फोर्स कितना चाहिए अगर सेम अमाउंट से स्ट्रेचिंग हुई है, हमें फोर्स निकालना है। अब सेम मटेरियल है तो वाई दोनों का सेम होगा, डेल्टा एल सेम दिया हुआ है, हमें सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा A/L के। ए ऊपर चला गया, L नीचे आ गया। बताओ एरिया तुमने 3 टाइम्स किया है कि नहीं किया है, तो एरिया 3 टाइम्स कर दिया। लेंथ 1/3, लेंथ 1/3 की है नहीं की है, तो क्या 9 टाइम्स आंसर आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा 9 टाइम्स। फॉर्मूला लगाओ, नीट के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर का क्वेश्चन, वो सॉल्व करते हैं अपन। विस्कोसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला क्या गया है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। बच्चों रेट का मतलब होता है हीट अपॉन टाइम। बच्चों हीट की यूनिट होगी जूल, टाइम होगा सेकंड में, जूल पर सेकंड ये यूनिट होती है वॉट, वॉट यूनिट होती है पावर की। पहले मैंने पता लगाया, निकालना क्या है, पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला F.V होता है। विस्कस फोर्स, शांता बल 6 पाई नीटा RV आपने सुना होगा स्ट्रोक्स लॉ से, और V एक और यहाँ पे आ जाएगा, तो पावर प्रोपोर्शनल आ जाएगी RV स्क्वायर के, पावर प्रोपोर्शनल आ जाएगी R इंटू V स्क्वायर के। ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ये सीमांत चाल है। टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में खुद R स्क्वायर आता था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इस टर्मिनल वेलोसिटी की जगह R स्क्वायर अगर लिख देंगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4, R की पावर 4 और बाहर एक R है, R की पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप 2018 के पहले के पेपर भी सॉल्व करेंगे, जो कि हम उन्हें बहुत सारे करवा भी दिए हैं, आगे भी करवाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसके खुद के सवाल हर बार आते हैं, तो ये तुम्हें रिजल्ट याद करना है, उसको यहाँ पे यूज कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। 154 क्वेश्चन बच्चों कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, बच्चों वाटर है 0.1 ग्राम का 100 डिग्री सेल्सियस पर, नॉर्मल प्रेशर दिया हुआ है, इसको हीट देते हैं, 54 कैलोरी हीट दे दी बच्चों, इसको 54 कैलोरी हीट दे दी है, और अब ये कन्वर्ट हो गया है स्टीम में, ये स्टीम भाप में बदल गया 100 डिग्री सेल्सियस की, मतलब यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है यहाँ पे, केवल 100 से 100 टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अपने को ये स्टीम का वॉल्यूम, भाप का आयतन दिया हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है बच्चों। फॉर्मूला होता है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q हीट तुमने कितनी दी है 54, कैलोरी होता है 4.2, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, कैलोरी को जूल में बदल लो, क्योंकि सारे आंसर जूल में है। 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 आ गया, है ना, और 4 से करोगे 4 4 जा 16 आ गया, 4 5 जा 20 21 आ गया, ये कितना आ गया 8 से 14 और 2 और 1 3 और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 6 इधर रखना पड़ेगा, तो ये आप ठीक से इसे मल्टीप्लाई कर लेना, ये इधर जगह नहीं है, आप ये यहाँ पे मैं वापस से बोल देता हूँ, 54 को 4.2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, ये 8 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया, 4 4 जा 16 आया,
और 4 5 या 20 और 21 आ गया। बताओ ये कितना आ गया, 8 6 2 और 2, 226.8, 226.8। ये हमारे पास इतनी एनर्जी हमने दी है। अब आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी ना तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों फेज चेंज हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रही है। बच्चों जब अवस्था परिवर्तन होता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा इस डेल्टा यू के पास ही रहती है। आपको थ्योरी में पढ़ाया था मैंने, जब अवस्था परिवर्तन होता है, जब फेज चेंज होता है तो डेल्टा यू का मतलब वर्क डन अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बच्चों बताओ लिक्विड से गैस बन रहा है तो अंतर आणविक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? तभी तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, तभी तो लिक्विड से गैस बनती है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते हैं। तो इस 226 में से ज्यादा पार्ट इसके पास गया होगा। ये कौन सा वर्क होता है? वॉल्यूम चेंज का वर्क। तो वॉल्यूम चेंज का वर्क बहुत छोटा आता है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने डायरेक्टली इसका आंसर 4 दे दिया था, क्योंकि मुझे याद है फेज चेंज के वक्त इस हीट का ज्यादा पार्ट इसके पास जाता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट इसके पास जाता है। समझ रहे हो? ओरली आंसर तो ऐसे आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो निकाल सकते हो। डेल्टा यू आपको चाहिए था, वर्क निकाल लेते आप। वर्क कैसे लिखते? वर्क का फॉर्मूला पी डेल्टा वी होता। पी आपको दिया हुआ है, पी की वैल्यू 1.013 इंटू 10 की पावर 5। डेल्टा वी की वैल्यू आती 167.1 माइनस 0.1 इंटू 10 की पावर -6। डेल्टा वी होता वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम आपको दिया गया था 167.1, इनिशियल वॉल्यूम 0.1 आता, क्योंकि बच्चों शुरुआत में 0.1 ग्राम वाटर है। वाटर की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है ना। पानी का घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, तो पानी का घनत्व 1 होता, द्रव्यमान 0.1 था, तो इसका वॉल्यूम 0.1 आता। तो शुरुआत में पानी का वॉल्यूम 0.1 था, लास्ट में स्टीम का वॉल्यूम इतना हो गया। इनका माइनस किया तो ये आ गया 167 सेंटीमीटर क्यूब। और 167 सेंटीमीटर क्यूब को 10 की पावर -6 लगा के मीटर क्यूब में बदल दिया। ये W की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तब भी आंसर वो 208 ही आएगा। तो जो थ्योरी आपको बताई है उससे सवाल कर लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 155 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ हम बताते थे कि dA/dt कांस्टेंट होता है, मतलब सेम टाइम में हर एक प्लेनेट सन पे सेम एरिया बनाता है। और ये आता कैसे है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, कोणीय संवेग संरक्षण से आता है। यहीं से ये बात भी पता लगती है कि V और R इनवर्स रेशियो में है, V और R व्युत्क्रमानुपाती है। बच्चों सन से A की डिस्टेंस सबसे कम है, A की डिस्टेंस सबसे कम, फिर B की और C की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा। A की डिस्टेंस सबसे कम, B की उससे ज़्यादा, C की सबसे ज़्यादा। डिस्टेंस जिसकी सबसे कम होगी, दूरी जिसकी सबसे कम होगी, वेग वेलोसिटी उसकी सबसे ज़्यादा। A की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर B की, फिर C की। और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जिसका वेग ज़्यादा, उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी A की सबसे ज़्यादा, फिर B की, फिर C की। फोर्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। सेकेंड लॉ केपलर का याद है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में बोला है KT और KT प्लस KR का रेशियो या अनुपात। KT मतलब ट्रांसलेशनल, यानी कि स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती थी 12 mv²। समझ रहे? स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, चलने वाली गतिज ऊर्जा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और नीचे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। समझ लो, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती थी बच्चों 12 mv², 1 + k²/r²। ये कैंसिल ही हो जाएगा। आपको ये ठोस गोला सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। ठोस गोला सॉलिड स्फीयर का I होता है 2/5 mr², और ये जो 2/5 होता है यही बच्चों k²/r² होता है। आंसर आ गया। ऊपर तो कुछ बचा नहीं 1, नीचे 1 + k²/r², k²/r² 2/5।
तो आंसर 5/7 आ जाएगा। एलसीएम लोगे 5 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 और 2 मिलके 7 हो जाएगा। 5:7 फोर्थ इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और अगले सवाल में 157 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 157 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है एक सॉलिड स्फीयर, एक ठोस गोला है जो बिल्कुल मुक्त हवा में है, और रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज। बच्चों इसका रेडियस बढ़ाया जाता है। अब इस क्वेश्चन में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। कैसे बढ़ रहा होगा रेडियस? आप किसी चीज को घुमाएंगे ना, जैसे आप स्प्रिंग को घुमाएं तो स्प्रिंग अपने आप खींचेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ऐसे ही इस गोले को घुमाएंगे तो ये अपने आप इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। बाहर से न तो कोई फोर्स लग रहा है, बाहर से न तो कोई टॉर्क लग रहा है, इसलिए कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इस क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा जी? कंजर्व रहेगा। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाहर से कोई टॉर्क, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहरी बलाघूर्ण नहीं लग रहा है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मानना पड़ेगा। चलिए थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 158 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 158 मेरे को ग्रेविटेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ने बोला इफ मास ऑफ सन इज 10 टाइम्स, तो सन का मास कितना कर दिया है? 10 गुना। एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स, सन मास 10 टाइम्स स्मॉलर। अच्छा, सन का मास 10 गुना कम कर दिया है। 10 गुना कम करने का मतलब क्या होगा? सन के मास को 10 से भाग देना पड़ेगा, सूर्य देवता के द्रव्यमान को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सन का मास 10 से कम कर दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बढ़ा दिया है, तो जी 10 गुना करना पड़ेगा। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें इन सबको प्रॉपर्ली मेंशन कर ले, नॉट करेक्ट। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, तुम भी क्वेश्चन किया करो, ऐसे कर दिया करो, नॉट करेक्ट। हमें गलत ऑप्शन चुनना है। पहला क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस। अच्छा, अब पहले ऑप्शन को चेक करता हूं मैं। टाइम पीरियड होता क्या बच्चों? 2π√L/g, है ना। और बताओ g की वैल्यू कितनी होती थी? Gme/RE²। बच्चों अर्थ का मास सेम है, अर्थ की रेडियस सेम है, वो तो चेंज हुई नहीं है। जी को 10 गुना कर दिया, जी को 10 गुना कर दिया है, तो ये छोटा जी भी 10 गुना हो जाएगा। अब ये जी अगर बढ़ गया तो टाइम पीरियड घट जाना चाहिए, आवर्तकाल घट जाना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा, सही लिखा हुआ है। टाइम पीरियड डिक्रीज है, सही लिखा हुआ है। हमें तो गलत चुनना था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। बच्चों जी की वैल्यू बढ़ गई है, ये तो समझ में आ गया अपने को। अब जी की वैल्यू बढ़ गई तो कोई भी रेन ड्रॉप होगी उस पर नीचे की तरफ जो जी लगता था अब वो बढ़ गया है, तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया है, तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। हाँ, वर्षा की बूंद तेजी से नीचे गिरेगी, ये सही है, लेकिन हमें गलत चुनना था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये दोनों सही हैं, हमें सही नहीं चुनना है, गलत स्टेटमेंट चुनना है। जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, बोल रहा है जी चेंज नहीं होगा। जी तो चेंज होगा ना, जी तो 10 टाइम्स हो गया, 10 गुना हो गया, यही गलत है। तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है, यही गलत है, हमें गलत ही चुनना था। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 158 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 158 के आगे चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 159 पे आते हैं। 159 क्वेश्चन में टॉर्क पूछा है, रोटेशन का ही सवाल है। टॉर्क आपसे पूछा हुआ है, फोर्स F एट पॉइंट दिस। बच्चों एक पॉइंट है 2,0,3, इस पर कोई फोर्स लग रहा है। अबाउट पॉइंट दिस। बच्चों अबाउट का मतलब होता है वहां पे आपको कील माननी है। एक पॉइंट है 2,-2,-2, यहाँ पे आपको कील माननी है, इधर फोर्स लग रहा है, इसी के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो बच्चों इसका रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, इसका आर वेक्टर। यहाँ पे आपको फिक्स पॉइंट मानना है, इसके अबाउट आपको निकालना था टॉर्क। तो बच्चों इस आर वेक्टर की वैल्यू आ जाती है हेड माइनस टेल। हेड माइनस टेल मतलब 2 - 2 तो आई में आएगा, है ना। ये हेड माइनस टेल 2 - 2 आई में। ऐसे ही 0 - -2 जे में, और -3 - -2 के में। तो आर वेक्टर आपके पास आ जाएगा 2 जे कैप, है ना। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 जे कैप।
और यहाँ पे -3 और +2 मतलब -k कैप। बच्चों ये r वेक्टर आ चुका है, तो टॉर्क या बलागुण कैसे निकालते थे? टॉर्क होता था r क्रॉस f के बराबर। अगर टॉर्क r क्रॉस f के बराबर है तो आप इसे लिख दीजिए i j k। पहले r वेक्टर लिखना है, r में i तो कुछ है नहीं, j में 2 और k में -1 और f में 4 5 और -6, 4 5 और -6। बच्चों सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करते हो? आई कैप लिखते थे, आई के नीचे वाले नंबर्स को हटा दो, 2 से -6 को गुणा करोगे कितना आ जाएगा? -6 माइनस और -1 इंटू 5 कितना होता? -5 का ये +5 आ जाएगा। ठीक है, r क्रॉस f हमने को निकालना था, i के नंबर्स को छुपा देना, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना? -6 से। अच्छा 2 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -12 है ना, -12। तो ये थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेशंस जो है वो देख लेना, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास बात है नहीं, तो ये आप वापस से कैलकुलेट कर लेना इसे। आई कैप तो आई कैप हो जाएगा, आई कैप के नीचे वाले नंबर्स को छुपा लो, 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया -12, माइनस खुद से लगाया, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5, माइनस यहाँ पे था +5। ऐसे ही -j कैप लिखते थे, j कैप के नीचे वाले नंबर्स को भूलो, 0 से -6 को मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस और -1 और -4, यहाँ पे एक और माइनस लगा के वो +4 हो जाता, समझ रहे हो? 0 से मल्टीप्लाई होता 0 और -1 इंटू 4 -4 आता है, एक यहाँ पे माइनस है तो +4 हो जाएगा। और k कैप को देखोगे तो k के नीचे वाले नंबर्स छुपा लो, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 और -8 आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है यहाँ से? -12 + 5 यानी -7i कैप, -7i तो दोनों में है। आगे कितना आ जाएगा? -4j केवल इसी ऑप्शन में है। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस देख लेना आप। अबाउट अगर बोला इस पॉइंट के अबाउट निकालना है आपको आंसर, तो बच्चों यही वाला जो पॉइंट है इसी पॉइंट पर आपको कील माननी है। ठीक है, फिर r वेक्टर निकाल लो, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन है बच्चों स्क्रू गेज का। बच्चों स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। स्क्रू गेज की रीडिंग का फॉर्मूला याद है क्या अपने को? स्क्रू गेज की रीडिंग होती थी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ये तो रीडिंग का फॉर्मूला होता था। अगर 0 एरर है तो जो भी रीडिंग आपने निकाली है, रीडिंग -0 एरर। बच्चों ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हो तो ये फॉर्मूले याद कर लो, इनसे लीस्ट काउंट या स्क्रू गेज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो आपको द मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर दे रखी है, मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर लिख लेना, प्लस सर्कुलर डिवीजन आपको दे रखा है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन साइड 25, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 दे रखा है। लीस्ट काउंट बच्चों लीस्ट काउंट दिया है 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। इसको 0.01 मिलीमीटर भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी मिलीमीटर है, तो 0.01 मिलीमीटर। यानी ये कितना आ गया 0.25 और 5.25, ये हमारे पास रीडिंग आ गई है। अगर 0 एरर नहीं होता तो 0 एरर मतलब जब 0 आना चाहिए तो दोनों तरफ 0 रहना चाहिए ना, लेकिन 0 के समय भी कुछ रीडिंग आ रही थी। कितनी रीडिंग आ रही थी 0 के समय? -0.004 सेंटीमीटर। -0.004 सेंटीमीटर को आप 0.04 मिलीमीटर लिख सकते थे। तो रीडिंग हमारी कितनी आई थी 5.25 मिलीमीटर, माइनस 0 की रीडिंग -0.04, ये 5.25 प्लस 0.04 5.29 मिलीमीटर या 0.025 सेंटीमीटर। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। दो फॉर्मूले हैं, याद कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट 161 नंबर का क्वेश्चन है। 161 नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो हम क्लास में कराते हैं ये क्वेश्चन। ए एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है और ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी ऑन वेज,
बच्चों ये बताओ, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को नीचे कौन गिराएगा? इस ब्लॉक को नीचे गिराएगा mg। mg इधर तो नीचे लगता है, तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? mg साइन थीटा। बच्चों अगर आप ऑब्जर्वर को इसी के ऊपर मानोगे, मान लीजिए यही ऑब्जर्वर होता, यही प्रेक्षक होता, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम अजड़त्वीय तंत्र बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर प्रेक्षक का एक्सेलरेशन a आगे है, तो इस पे सूडो फोर्स ma पीछे लगेगा। ma का ऊपर कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है। नीचे गिराने वाला फोर्स mg साइन थीटा, इसे रोकने के लिए ऊपर फोर्स ma cos थीटा, दोनों को बराबर कर देंगे आप, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे को g tan थीटा दिख रही है। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड। और ये हमें डायरेक्टली याद रहता है, ये आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। सब एनएलएम में पढ़ाते हैं हम कि अगर ये ब्लॉक रुका रहेगा तो a की वैल्यू g tan थीटा आएगी। इस समय नॉर्मल रिएक्शन भी याद कराते थे, कितना आएगा? mg अपॉन cos थीटा। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लो, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 162 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? अ टॉय कार विद चार्ज Q। बच्चों एक चार्ज Q मान लो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया हुआ है, विद्युत क्षेत्र E लगाया हुआ है, और इसकी वेलोसिटी 0 से 6 तक जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 हो गई इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। और एट दैट इंस्टेंस डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर देते हैं? हम रिवर्स कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। तो द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more minutes। अब 2 सेकेंड और तक जब चलेगी ये। अब बच्चों ये बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी 6 सेकेंड हो गई, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी जो भी यूनिट है 6 हो गई। ये टाइम आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दिया। पहले इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ एक्सेलरेशन हो रहा था, तो अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होने लगेगा? कुछ रिटार्डेशन होने लगेगा, लेकिन सेम होगा, क्योंकि E सेम है, चार्ज सेम है, तो अब रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन सेम होगा ना, तो अगर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 से 6 हुई थी, तो रिटार्डेशन करने के बाद भी 1 सेकेंड में इसकी वापस से वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन इसे 2 और सेकेंड तक चलना है, तो अगले 1 सेकेंड में तो ये 0 हो जाएगी, और फिर अगले 1 सेकेंड में पीछे आके वापस से इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये फिगर बना लो, आप इक्वेशन लगाओगे तब भी यही आएगा, वरना सिंपल लॉजिक लगा दो कि 1 सेकेंड में अगर वेलोसिटी 0 से 6 हुई थी, तो अब आपने फोर्स पलट दिया, तो अगले 1 सेकेंड में वेलोसिटी 6 से 0 हो जाएगी। फिर वापस से फोर्स तो इधर ही लग रहा है, तो अब वापस से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा इधर। अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना है बच्चों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। बच्चों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है, तो इसमें वैल्यूज तो लगा ही सकते हो आप तो ये बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, यानी डिस्प्लेसमेंट d और टाइम 3, d/3 आ जाएगा। और एवरेज स्पीड कितनी होगी? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस d और d यानी 3d, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी वेलोसिटी आनी चाहिए थी d/3 और स्पीड आनी चाहिए थी d। यानी जो भी आंसर आप बोलेंगे, इनका रेशियो अगर मैं लूं, तो d/3 और d, यानी इनका रेशियो 1:3 आना चाहिए था। वो आंसर सही होगा जिसका रेशियो 1:3 आएगा। 1:3 केवल इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए, और किसी का रेशियो 1:3 नहीं है, ये तो 1 और 1, इसका रेशियो 1/3.5 है, इसका 1/2 है, इसका 2/1 है, तो इसीलिए 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप एक्चुअली वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप s = ut + ½ AT² v = u + AT लगा के एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। मेरा तो बस इतना कहना था कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व होएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पे ये d आगे चला है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र को विपरीत कर दोगे तो डी और आगे चलेगा और रुक जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डी और आगे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना है, डी है ना, और उसको 3 से डिवाइड कर दो, और दूरी या डिस्टेंस कितना है, डी और डी 3D/3 है। रेशियो देख लो, वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो वो 1:3 आना चाहिए था, ऐसा एक ही ऑप्शन है, वही अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन, और नेक्स्ट 163 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। 163 नंबर का क्वेश्चन, ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में रेजोनेंस लाया जा रहा है बच्चों, और 27 डिग्री सेल्सियस पे 2 सक्सेसिव रेजोनेंस आए हैं, एक 20 सेंटीमीटर पे, एक 73 सेंटीमीटर पे, और अपने को वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछी गई है। बच्चों ग्लास ट्यूब में क्या होगा कि इसमें एयर कॉलम है, तो पहला इस तरीके से आया होगा, कुछ नोड एंटी नोड बने होंगे पहले रेजोनेंस में, और दूसरे रेजोनेंस के समय क्या हुआ होगा, इस तरीके से नोड एंटी नोड बने होंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है λ/4, ये डिस्टेंस कितनी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आप निकालते हैं λ/2 और ये λ/4, तो ये टोटल डिस्टेंस ये आती 3 λ/4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको L1 दे रखी है, और ये आपको कितना दे रखा है, L2 दे रखा है। इनका डिफरेंस निकाल लो बच्चों, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 कितना आता, 3 λ/4 माइनस λ/4 मतलब 2 λ/4 या λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2L2 माइनस L1, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2L2 है 73, L1 है 20, तो 73 माइनस 20, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 53। अगर ये लैम्डा की वैल्यू है तो वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेलोसिटी चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी 320 दे रखी है, 320 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 2 इंटू 53 है ना, और ये सेंटीमीटर है तो इसको 100 से डिवाइड और करना पड़ेगा, ये 53 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यही इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। एक 0 से ये 0 कैंसिल कर देना, ऊपर 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64, और इंटू 53, और नीचे 10 है, 10 से डिवाइड और कर देंगे इसे, तो 64 इंटू 53 ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 64 और 53 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 6 जा 18 1 19 आ जाएगा, और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 और 32, ये 2 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, और ये भी 3 आ गया, 339.2, 339.2 ये फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेव थ्योरी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में से है, यही आंसर आ जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 164 नंबर के क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बच्चों कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाती होगी बताइए। इसका अगर मैं चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा मानूं, इसकी माइनस सिग्मा मानूं, इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा Q इंटू ई। चार्ज इसका अगर मैं इसे 2 बोलूं, इसको 1 बोलूं, तो इस पे फोर्स निकालना है 2 पे, तो चार्ज तो 2 का आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किसका आएगा? 1 का। बताइए मेरे को, इसका चार्ज कुछ भी मान लेते हैं अपन, चार्ज इसका मान लेते हैं Q2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? केवल एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगर इसका एरिया A मानोगे तो सिग्मा की वैल्यू Q बाय A होती है, तो इस Q की वैल्यू तुम सिग्मा इंटू A लिख देते तो ये आ जाता सिग्मा A इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स की वैल्यू आ जाती सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
बच्चों फोर्स के आंसर में डिस्टेंस नहीं आता है, इसीलिए एक प्लेट का दूसरे प्लेट पे जो फोर्स लगाया जाएगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस रहेगा। डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम तो आपको फॉर्मूला याद कराते हैं। हम आपको फॉर्मूला याद नहीं कराते क्या कैपेसिटर के चैप्टर में कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पे फोर्स लगाती है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, यहीं से आ जाएगा। सिग्मा को Q/A लिखोगे तब। तो फोर्स के आंसर में डिस्टेंस आती ही नहीं है, इसीलिए सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165 आप देखेंगे तो 165 में बोला हुआ है इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, बताइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे ही लगेगा, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन भी नीचे ही आएगा। बच्चों एक्सेलरेशन होगा QE/m, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है QE, तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, यही एक्सेलरेशन आएगा। अब ये बताइए आप मेरे को कि अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, तो टाइम अपने को निकालना है। बच्चों टाइम का फॉर्मूला √2h/a होगा कि नहीं होगा, टाइम का फॉर्मूला √2h/a होगा कि नहीं होगा। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को टाइम बहुत कम लगेगा एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन। क्वेश्चन ने बोला है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का टाइम बहुत कम होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन का टाइम कम होगा, ड्रॉप करते हो किसी चीज को तो टाइम √2h/g बोलते थे नॉर्मली अपन, g की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन a आ जाएगा। वो एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब मास जिसका कम, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम बहुत कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम कम होगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 165 क्वेश्चन हो चुका है और अपन अब आते हैं 166 क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 166 भी देखिए, SHM का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉब इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω²x एट अ डिस्टेंस 5 मीटर। तो एक्सेलरेशन 20 है, माइनस तो खैर डायरेक्शन के लिए है, x की वैल्यू 5 है, ω² यहाँ से 4 आ जाएगा, 5 से इससे कैंसिल करोगे तो ओमेगा की वैल्यू 2 आ जाएगी। ω2 आ गया तो टाइम पीरियड होता है बच्चों 2π/ω, यानी 2π/2 यानी पाई सेकेंड। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो ही क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। 167 नंबर का क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, है ना, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर शॉर्ट सर्किटेड। अब बच्चों ये बताओ मेरे को कि बहुत सारे आपके पास एक बैटरी है, वेरिएबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, और टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। I और N के बीच में क्या रिलेशन होगा। बच्चों ये बहुत सारे यहाँ पे बैटरीज लगा दी गई और इसे क्या कर दिया गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। V = IR होता है। मान लिया आइडेंटिकल सेल है तो सबके इंटरनल रेजिस्टेंस R है और सबका EMF E है, सबको सीरीज में जोड़ोगे तो E मतलब NE हो जाएगा, करंट पता नहीं, और सारे सीरीज में जोड़ोगे R NR हो जाएगा। बच्चों करंट की वैल्यू E/R आ जाएगी, करंट की वैल्यू N पे डिपेंड नहीं करेगी, इसीलिए सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। I करंट की वैल्यू N पे डिपेंड नहीं कर रही है कि N बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं। अगर एक बैटरी भी लगी होती तब भी करंट E/R आता और 10 लगी रहेंगी तब भी यही आएगा, इसीलिए सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आसान सवाल है, स्कोरिंग चैप्टर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जरूर पढ़ना है आपको। 168 नंबर के क्वेश्चन पे चलो। 168 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, रेजिस्टर का कलर कोडिंग, ये तो याद कराते हैं
बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये बोलते हैं अपन, बताओ इसमें ये 0 होता था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो ये अपने पास आता था। अब इसमें आप मेरे को ये बताओ कि वैल्यूज आती थी अपने पास, इसमें क्या दे रखा है 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम। बच्चों 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पे, बी रॉय, वाई मतलब येलो, और 7 किस पे आ रहा है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये ओ नहीं आता था बच्चों यहाँ पे, है ना, तो ये बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो 5 इसके साथ आएगा, 6 इसके साथ आएगा, 7 वॉयलेट के साथ आएगा, 8 ग्रीन के साथ और 9 वाइट के साथ। समझ रहे हो आप? तो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो 4 तो आ गया येलो के साथ, 7 आ गया वॉयलेट के साथ, तो ये तो आ गया येलो और ये आ गया वॉयलेट। येलो वॉयलेट में एक ही ऑप्शन है, इसीलिए 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, सिंपल था, कलर कोडिंग है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक से याद कर लेना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। 168 के आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 169 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 169 आप देखेंगे तो 169 क्वेश्चन भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। एन इक्वल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ई। बच्चों V इक्वल्स टू आई आर लगाओ। सबसे पहले क्या किया गया है, बैटरी ई है तो बैटरी ई लिख दो, और करंट I आया है तो I लिख दो। रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, N रेजिस्टेंस हैं और R लगाया गया है तो NR प्लस R। ये तो जो रेजिस्टेंस थे उनके कारण आया है, और ये R बाहर से भी लोड रेजिस्टर लगा हुआ है। ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर इन N रेजिस्टर्स को अपन ने कनेक्ट कर दिया है सेम बैटरी से पैरेलल। अब करंट आ गया 10I, तो बैटरी तो वही है, करंट आ गया 10I है ना, 10I करंट आ गया। अब रेजिस्टेंस सबको पैरेलल में लगाओगे तो R बाय N प्लस R आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए हैं, तो R बाय N प्लस R आ जाएगा। इसका बच्चों रेशियो ले लो, आपको निकालना है क्या है, N की वैल्यू निकालनी है। रेशियो ले लो या इन दोनों को बराबर कर दो, बराबर कर देते हैं इन दोनों को, तो I इंटू यहाँ से R कॉमन आ जाएगा और N प्लस 1, क्योंकि ये भी E की वैल्यू है। यहाँ से भी बच्चों 10I और R कॉमन आके 1 बाय N प्लस 1, ठीक है ना, I इंटू एन आर प्लस 1। यहाँ से बच्चों ये I इंटू आर से I इंटू आर कैंसिल हो गया, ये n प्लस 1 की वैल्यू आ गई 10, और इधर n प्लस 1 अपॉन n, ये n प्लस 1 से n प्लस 1 भी कैंसिल, n दूसरी तरफ चला जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10 आपके पास। सीरीज पैरेलल के बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, नीट 2018 का ही क्वेश्चन है। सीरीज पैरेलल में V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, V की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू, ठीक तरीके से सॉल्व करोगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देख लेना, V इक्वल्स टू आई आर लगा के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट 170 नंबर का क्वेश्चन ये अपने को दिख रहा है KTG का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट टू एस्केप फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बच्चों अगर किसी मॉलिक्यूल को एस्केप कराना है तो उसकी RMS स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी एस्केप स्पीड से। RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/mW। ये ज़्यादा होना चाहिए एस्केप स्पीड से। अर्थ की एस्केप स्पीड दे नहीं रखी है, कोई बात नहीं, अपने को मालूम है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, तो मीटर पर सेकेंड। पर जो नीट में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इनमें वैल्यूज आपको रखोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो रूट के अंदर 3, अब ये RT/mW को RT/mW इसको आप KT/m भी लिख सकते हो,
है ना। तो KT/M अगर लिखते तो √3 और K की वैल्यू ये दे रखी है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। T तो तुम्हें चाहिए, और M की वैल्यू 2.76 इंटू 10 की पावर -26, और ये बच्चों बड़ी होनी चाहिए 11.2 इंटू 10 की पावर 3 से। ठीक है, तो इसको आप जैसे इसको मैं 1.4 मान लेता हूँ। 1.4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 4.2, नीचे 2.7 है ही बच्चों, और -26 ऊपर आएगा तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा। T था ही, इधर बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये रूट हट जाएगा। 11.2 का स्क्वायर 125 और ये 10 की पावर 6 है ना। 11 का स्क्वायर 121, 125 मान लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये 4.2 और 2.7 था ही यहाँ पे, और इधर क्या क्या था अपने पास, ये थोड़ा सा और अपन इसमें ले लेते हैं जगह। ये सब इधर से जो समझा दिया ये सब हटा देते हैं अपन। तो याद कर लेना आप कि अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि हमें किसी मॉलिक्यूल को एस्केप करवाना है तो बच्चों उसकी RMS स्पीड एस्केप स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। सॉल्व करेंगे तो इधर दिख रहा है मेरे को 42/27 इंटू T, ये 10 की पावर 3 उधर चला जाएगा, 10 की पावर 3 उधर चला गया तो 125 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये 10 की पावर 3 डिवाइड हो जाएगा तो इधर 10 की पावर 3 बचेगा। तो T बड़ा आ जाना चाहिए 125 इंटू 27/42 और इंटू 10 की पावर 3 से। तो T की वैल्यू इससे बड़ी आ जानी चाहिए। आप अगर इसको 40 मान लो, है ना, इसको 40 मान लो, ये 27 है, इसको थोड़ा सा कम किया है तो ये 42 है, इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं अपन, तो ये आ रहा है 125 इंटू 25/40। 5 से ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और कैलकुलेशन करोगे तो ये आ रहा है 8 1 जा कितना आ गया, 8 आ गया, और 45, तो 8 5 या 40 होता है, तो 15 इंटू 5 आ जाएगा। ये 15 इंटू 5 अगर आप करोगे तो ये 75 इंटू 10 की पावर 3 आ रहा है। 75 इंटू 10 की पावर 3, उसके सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, 8.3 इंटू 10 की पावर 4। कैलकुलेशन कम ज़्यादा करके सॉल्व कर लेना। नीट में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, नीट का डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन डिफिकल्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 171 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आपको दिया हुआ है KTG का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। V और T का ग्राफ दिया हुआ है बच्चों। V और T का ग्राफ कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन से। जो भी ग्राफ ओरिजिन से गुजरता है, जो भी ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता है, उसमें y समानुपाती x या v प्रोपोर्शनल टू t हो सकता है। अब v प्रोपोर्शनल टू t मतलब प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। पूछा क्या है, व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम A टू B, हमें निकालना है वर्क डन और हीट का रेशियो। वर्क डन और हीट का रेशियो निकालना है, और प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों। प्रेशर कांस्टेंट का वर्क डन होता था nR डेल्टा T, और हीट प्रेशर कांस्टेंट होता है, हीट का फॉर्मूला NC डेल्टा T होता था, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो NCP डेल्टा T होता है। N डेल्टा T से N डेल्टा T कैंसिल हो गया, आंसर आ गया R/CP। CP की वैल्यू अगर आपको लिखनी आए, मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है बच्चों। मोनो एटॉमिक गैस का F होता है 3, CV होता है 3R/2 और CP होता है 5R/2। कैसे निकालते हैं, CV का फॉर्मूला तो FR/2 होता है, तो 3R/2, और CP माइनस CV R होता है, वहां से CP निकाला हुआ है। CP लिख दो यहाँ पे, R/CP की वैल्यू 5R/2, तो 2/5 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है जिस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, इसको हटा देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 172 में क्या बोला हुआ है बच्चों,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, वो कितनी आती है V/2L, L1 मान लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये तो है ना। ओपन ऑर्गन पाइप में इस तरीके से बनेंगे, ये लेंथ आती थी कुछ L1 और ये डिस्टेंस होती थी λ/2, तो λ/2 को तुम L1 लिखोगे तो लैम्डा की वैल्यू 2L1 आ जाएगी, और वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा लिखोगे तो यहाँ पे V फ्रीक्वेंसी और लैम्डा 2L1, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू V/2L1 आ गई। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो याद रहता है। और इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बच्चों क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक तरफ क्या है कि नोड बनेगा और इस तरीके से ओपन है, तो ये इधर ओपन आ जाएगा। इसका थर्ड हार्मोनिक चाहिए तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L2 होती थी, थर्ड हार्मोनिक, तो यानी कि V/2L1 को 3 टाइम्स V/4L2 के बराबर कर दो। थर्ड हार्मोनिक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए क्या आंसर आ रहा है अपने पास। ये V से V कैंसिल हो जाएगा, 1/2L1, L1 क्लोज्ड की लेंथ 20 दे रखी है आपको, क्लोज्ड की लेंथ, क्लोज्ड मतलब हमने क्लोज्ड इसको माना था, L2 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो L2 की वैल्यू आप 20 लिख लेना और सॉल्व कर लो इसे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, L1 की वैल्यू आ जाएगी 40/3 के बराबर, 40/3, तो ये 13 पॉइंट कुछ आ जाएगी बच्चों, 13 3 जा 39 होता है, 13.2, ये इसका आंसर आ जाएगा। 172 का सेकंड आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले दें, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, कुछ ऐसा नहीं है जो नया है। ओपन पाइप, क्लोज पाइप, इसके तो फॉर्मूले होते हैं, V/2L, V/4L, थर्ड हार्मोनिक है, 3 से मल्टीप्लाई करो, देख लो भैया क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 173 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आ जाइए। 173 नंबर का क्वेश्चन बच्चों हीट इंजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, एफिशिएंसी दक्षता पूछी हुई है आपसे। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था, 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स, मतलब 273/373। बस ये आंसर आ गया। फॉर्मूला लगाना था 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स, सिंक मतलब कम टेम्परेचर, सोर्स मतलब ज़्यादा टेम्परेचर। 373 एलसीएम लोगे, 373 तो नीचे रह गया और ऊपर 100 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई है। और ये एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो 100, इसको अगर 400 मानते हैं, 100/400 यानी ये 25% आती, 25% से ये 400 माना है तो इसकी वैल्यू बढ़ा दी है आपने, इसलिए आंसर थोड़ा सा क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना। आंसर 25 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा आपको 26.8 दिखेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। रफली कैलकुलेशन कर लो, है ना। तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 174 नंबर का क्वेश्चन। 174 नंबर के क्वेश्चन पे वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। मूविंग ब्लॉक ऑफ मास m, एक मास m का ब्लॉक है, कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी मास। बच्चों 4m का स्टेशनरी, इसकी वेलोसिटी 0 है, मान लेता हूँ ये u से आता है। बाद में लाइटर मास कम्स टू रेस्ट, अब m की वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, 4m चलने लगेगा। 4m किससे चला नहीं मालूम। बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, संवेग संरक्षण लगाओ। शुरुआत का संवेग mu, शुरुआत का मोमेंटम mu, बाद का मोमेंटम 4m इंटू v1, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से आपको मिलेगा v1 की वैल्यू u/4, v1 की वैल्यू u/4 दिख रही है। बच्चों e पूछा है आपसे, e का मतलब होता है दूर जाने का वेग बटा पास आने का वेग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे दूर जाने की वेलोसिटी दिख रही है आपको, ये v1 से ही तो दूर जा रहा है, तो दूर जाने की वेलोसिटी अपॉन पास आने की वेलोसिटी, इसमें पास आने की वेलोसिटी u दिख रही है क्या आपको, यही आंसर है। v1 की वैल्यू u/4 है आपके पास,
तो v1 की जगह अगर आप u/4 लिख दें तो 1/4 आंसर आ जाएगा। 1/4 को आप प्यार से 0.25 भी कह सकते हैं। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं। कुछ जितने भी सवाल किए अपन ने 180 सवाल है, लास्ट के 5-6 सवाल बाकी हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। मुश्किल सवाल वो जिसकी कैलकुलेशन मुश्किल है, बाकी सब हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए इसको भी हटा देते हैं अपन और नेक्स्ट 175 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों 175 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी की वैल्यू डी, अच्छा डायमीटर डी दिया हुआ है। अब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यहां से किसी बॉडी को छोड़ा हुआ है, इसका यू कितना है 0 है और जस्ट कंप्लीट्स सर्कल। बच्चों ये बताओ जब कोई बॉडी h हाइट से नीचे आती है तो इसकी स्पीड √2gh होती है कि नहीं होती है? होती है। और यहाँ पे कम से कम तुम्हें √5gr वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब ये बॉल नीचे आई तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? √2gh। अगर ये वेलोसिटी √5gr से बड़ी हो जाए तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बस रूट से रूट हटाओ, g से g को हटाओ, h की वैल्यू आ रही है 5r/2। h इससे बड़ा होना चाहिए था, गरीबी में इसके बराबर तो होना ही चाहिए था। r को तुम d/2 भी लिख सकते हो, व्यास का आधा, तो यहाँ पे d/2 लिखोगे तो 5d/4 थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये पहले भी नीट के पेपर में आ चुका है, हर टीचर पढ़ाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको याद रखना है सिंपल कंडीशंस। अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिजल्ट है। किसी को ड्रॉप करोगे h नीचे आने पे उसकी स्पीड √2gh होती है और सर्कल पूरा करने के लिए सबसे न्यूनतम बिंदु पर क्रांतिक चाल क्रिटिकल वेलोसिटी √5gr। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 176 नंबर के क्वेश्चन पे। बताइए 176 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। वर्क पूछा हुआ है रेस्ट पे लाने के लिए। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल 0 है तो वर्क समानुपाती आ जाएगा गतिज ऊर्जा के, वर्क प्रोपोर्शनल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों ½I⍵²। क्वेश्चन ने बोल रखा है सेम एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा भी सेम है, तो वर्क बेटा जी आई के समानुपाती हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है? ठोस गोला। ए दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। बी आपको दिया है डिस्क, डिस्क का जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। सी आपको दिया है रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। सबका मास और रेडियस भी सेम है, m और r भी सेम है, तो सारे ये m और r हटा दो। अगर ये m और r सारे हटाओगे तो ये बचेगा 2/5। 2/5 कितना होता है? 0.4। ये 1/2 मतलब 0.5 और ये 1। तो बच्चों वर्क I के प्रोपोर्शनल है, जिसका I सबसे बड़ा है। C का I सबसे बड़ा था तो वर्क डन C का सबसे ज़्यादा होगा, फिर B का और फिर A का। C, B और A ऐसा कोई ऑप्शन दिखना भी चाहिए था आपको, सेकंड वो दिख रहा है ऑप्शन, तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला था, कैलकुलेट करोगे चीज़ें आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अपन, क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 177 में क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों जब भी क्वेश्चन आए करेक्ट इनकरेक्ट का, सिली मिस्टेक से बचने का, इनकरेक्ट को ऐसे गोला मार लेने का कि हमें इनकरेक्ट पूछना है। ठीक है, तो अभी मैं इसे हटा देता हूं ताकि क्वेश्चन तो दिख जाए आपको, बाकी इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लेने का। कौन सा कथन गलत है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन की स्पेलिंग गलत है बच्चों। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही है। घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण फ्रिक्शन चाहता है भाईचारा रहे, साथ में चले, सापेक्ष गति ना हो, तो ये सही है, हमें सही नहीं चुनना, गलत चुनना था। रोलिंग मोशन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। आप किसी सामान के नीचे छोटे छोटे पहिए लगा देंगे तो उसे आसानी से धक्का दे पाएंगे, इसका मतलब है रोलिंग फ्रिक्शन छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। एक बक्से को अपन धक्का दे रहे थे,
वो देर से फिसल रहा था, पहिया लगा दोगे आसानी से फिसल जाएगा। इसलिए हाँ सही बात है, रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉल होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, हमें गलत चुनना था, ये ऑप्शन गलत हो गया। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन लेंथ। बच्चों फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता था। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है, इसकी यूनिट भी न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन भी न्यूटन में, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा, म्यू डायमेंशन लेस यूनिट लेस आएगा। इसने बोला है म्यू की डायमेंशन लेंथ होती है, ये सरासर गलत है। थर्ड ही आपका ऑप्शन आ जाएगा सही, क्योंकि अपने को इनकरेक्ट ही चुनना था, गलत ही चुनना था। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। म्यू की डायमेंशन नहीं होती है, इसने बोला डायमेंशन लेंथ के लंबाई के बराबर होती है, गलत हो गया वो। चलिए 177 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं बच्चों। 178 प्यारी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया। बताइए मेरे को, ये ए है, यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं बच्चों। बी आ रहा था, ये नॉट गेट है तो ये इधर बी बार आएगा, समझ रहे हो। ये ए तो ऐसा ही था, बी के आगे ये नॉट गेट लगाया हुआ है तो ये ए था, ये बी बार आ जाएगा। इनके आगे ऐसे ये डी लगाया हुआ है, याद करने का तरीका है डी फॉर डॉट, तो इसके आगे आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार। बच्चों नीचे अगर बात करें, ये ए के आगे ट्राइंगल लगा दिया तो नीचे क्या होगा, यहां पे तो आ जाएगा ए बार, क्योंकि ए के आगे ट्राइंगल लगा दिया। बी वैसा ही आ गया, और इसके आगे फिर डॉट लगाओगे तो यहां क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी। तो ऊपर क्या मिला था, ए डॉट बी बार, और नीचे क्या मिल रहा है, ए बार डॉट बी। ये है बच्चों और गेट, मतलब इन दोनों के बीच में आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है। डॉट मतलब नॉट गेट, ये ट्राइंगल वाला कौन सा होता है, नॉट गेट, ये पता होना चाहिए। ये डी जैसा डॉट मतलब एंड गेट हो जाता है, और ये और गेट हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन कौन से गेट हैं, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर तो आ ही गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 179 पे। 179 अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, VBE 0 है, VCE 0 है, IB और IC आपको बताने हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। बच्चों अपन सबसे पहले इक्वेशन लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से यहाँ हो गए तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, 20 आ गया। बच्चों इसमें करंट IC ऐसे आएगा, इसमें IC ऐसे आएगा, IB, और IC प्लस IB IE के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट ऐसे नीचे आ रहा है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो KVL लगाइए, क्योंकि माइनस से आप बाहर आ रहे हो तो क्या लिखना पड़ेगा, 20 माइनस है ना IR, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी IC, और ये RC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 10⁻3 4 किलो। तो ये 20 माइनस IC RC, यहाँ से यहाँ आते तो VCE लिखना पड़ता, लेकिन VCE की वैल्यू 0 है, और तुम यहाँ 0 पे आ जाओगे तो वापस 0 आ गया। यहाँ से यहाँ तक KVL लगा दो बस, 20 माइनस IC RC, तो यहाँ से आपके पास IC की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई IC की वैल्यू, 20/4 × 10⁻3 यानी 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर IC का आंसर है। ये तो 3 ऑप्शन में दे रखा है, मतलब आगे भी वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी अपने को। चलिए ये IC की वैल्यू आ गई। फिर बच्चों इस ब्रांच में लगा दीजिए, इस ब्रांच में KVL लगा दीजिए। VI की वैल्यू 20 वोल्ट दे रखी है आपको। यहाँ से आगे आओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 20 माइनस IB RB बराबर 0। बच्चों करंट इसमें प्लस से माइनस आएगा इधर, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का विभव 20, यहाँ से आगे आए तो माइनस IB RB, यहाँ से आगे आते तो VBE लिखना पड़ता, लेकिन VBE भी 0 दिया हुआ है आपको। तो 20 माइनस IB तो आपको चाहिए, RB की वैल्यू आपको दी है 500 किलो, 500, और किलो आप जानते ही हैं 10⁻3 बराबर 0। यहाँ से आप IB निकाल लो बच्चों। IB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20/500, और 10⁻3 को ऊपर ले जाओगे मिली एम्पियर। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2/50 यानी 1/25 मिली एम्पियर।
या आप इसे 1000/25 माइक्रो एम्पियर कर सकते थे। 1000 मतलब 3 और चला गया, तो ये कितना आ जाता, 40 माइक्रो एम्पियर। तो 40 माइक्रो एम्पियर और 5, इसका एक ही ऑप्शन है, 5 तो आना ही चाहिए था और 40 इसमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, इसीलिए थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है बच्चों इसमें लास्ट क्वेश्चन, केवल केवीएल केसीएल लगाना है, वो लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 180th नंबर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो इसमें, तो 180th नंबर के क्वेश्चन बच्चों पीएन जंक्शन का क्वेश्चन है बच्चों। और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, दुनिया में सारी चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप टेम्परेचर बदल दोगे ना तो सॉलिड लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड गैस में चला जाएगा, तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। ये किसने पूछ लिया, इसने मेरे क्लास नोट्स देखे और पूछ लिया, इन पीएन जंक्शन चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर चेंज करोगे तो हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ बदलने का मतलब affects overall VI characteristics of PN जंक्शन, क्योंकि तुम टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो होल्स, इलेक्ट्रॉन्स सबका नंबर चेंज हो जाएगा, ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक सब चेंज हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 2018 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं बच्चों, और बहुत सारे और भी प्रीवियस पेपर सॉल्व हैं। अच्छे से लगे रहिए और बेस्ट ऑफ लक।